IVM। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक केप टाउन, एक ऐसी जगह जहां पर भारतीय टीम इस सीरीज का अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी, यानी कि साल का दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। और जाहिर सी बात है, दुनिया भर की निगाहें इस टेस्ट मैच पे लगी होगी। केप टाउन जितना खूबसूरत शहर है, शायद भारतीय टीम के लिए उतना ही डरावना मैदान हम कह सकते हैं केप टाउन का, क्योंकि केप टाउन में भारतीय टीम ने कोई भी टेस्ट मैच अभी तक नहीं जीता है। और ऐसे में चैलेंज कई है, सवाल कई है विराट कोहली के सामने कि क्या यहाँ पर वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। जिस तरह से सबा भाई ने पिछले शो में एक सवाल उठाया था कि हम कंसिस्टेंट क्रिकेट किस सीरीज में खेलेंगे, क्या उसका जवाब भारतीय टीम दे पाएगी। प्लेइंग 11 क्या कुछ होगा तीसरे टेस्ट मैच में, और टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो खास मेहमान सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर के साथ साथ कमेंटेटर, और अयाज मेमन हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सबा भाई, केप टाउन जितना खूबसूरत शहर है, आप तो गए हैं, जितना खूबसूरत है शायद उतना डराता भी है भारतीय टीम को। हाँ, बहुत ही प्यारी सिटी है ये। जी। और मैदान भी बहुत ज्यादा पिक्चरस्क है राजीव। वहां पर मुझे 1997 का दौरा याद है, जहां पर मैं भी मौजूद था। और उसी टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि अयाज भी वहां पर होंगे, जब अजहर और सचिन तेंदुलकर ने जबरदस्त वो साझेदारी निभाई थी और दोनों ने शतक लगाया था। पर अंत में वो टेस्ट मैच भी हम हार गए थे। इतनी स्ट्रांग पोजीशन हो गई थी हमारी, हम लोग फॉलो ऑन आई थिंक हम इंडिया कर रहा था, पर उसके बावजूद बेहतरीन सब पारी देखने को मिली थी। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर खिलाड़ियों को मजा आता है खेलने में। विकेट, मुझे लगता है कि अगर आप खुलकर बैटिंग करेंगे, अगर बाउंस को आप ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तब आप शॉट्स लगा सकते हैं। ये मुझे लगता है एक ऐसा विकेट है जहां पर आपको शॉट्स लगाने होंगे। अगर आप यही सोचेंगे कि मैं टाइम खेल लेता हूं और फिर मैं रन बनाऊंगा, तो वैसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इस सरफेस पे आपको शॉट्स लगाने होंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम की भी कुछ इसी प्रकार की मानसिकता के साथ भारत को भी मैदान में उतरना चाहिए। आपके लिए आया सर, केप टाउन शहर की कुछ यादें। मैंने भी वहां पे मैच कवर किया है। मेरे लिए तो दुनिया के टॉप 3 शहरों में है केप टाउन, अगर आप खूबसूरती के हिसाब से जाएं। कैसे आप देखते हैं केप टाउन शहर को, क्या कुछ यादें हैं आपके जहन में? मैं तो पहले दौरे पर गया था जब 92-93 में इंडिया गई थी और केप टाउन पे मैच थी। तो वहां पहुंचने के बाद पता चला कि कितना खूबसूरत है शहर भी और ग्राउंड भी। मेरे हिसाब से जो एक टाई होता है टॉप ग्राउंड कौन सा है विश्व में, तो ये है, और सबाइना पार्क, माफ कीजिए, पोर्ट ऑफ स्पेन का जो ओवल जो है वहां पर ग्राउंड, ये दोनों नंबर 1 आते हैं मेरे लिए ग्राउंड, क्योंकि खूबसूरती इतनी है। और मेरे ख्याल से जो सबा ने बताया वो बिल्कुल सही है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि इस मैच में जब आप उतरते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरना, इसलिए क्योंकि आपको इश्यू इसमें फॉर्स करना है। आप मैच अगर ड्रॉ हो जाती है, काफी हलचल मच गई है। अगर आप देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में, जिस तरह से न्यूजीलैंड को बांग्लादेश ने शिकस्त दी पहले मैच में, माफ कीजिए, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, इंग्लैंड ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया है। तो यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप अवे मैचेस जीतते हैं तो आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, उसका लाभ ज्यादा होता है। घरेलू मैचेस तो हर कोई टीम ये सोचता है कि जीत जाएंगी। तो ये अगर मैच इंडिया इस टीम को, जहां पर जैनसन जैसे प्लेयर नंबर 7 पे आ रहे हैं, काफी बैटिंग में खास करके इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन इंडिया को हराया है पिछली मैच में बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस के द्वारा। तो पूरी जो है, पूरा प्रेशर जो है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब इंडियन टीम पे, और मैं कहूंगा कि इंडियन टीम की बैटिंग और बॉलिंग पे, क्योंकि पिछली मैच में बॉलिंग भी सेकंड इनिंग्स में एक तरह से फेल हो गई, जहां पर 240 आपने साउथ अफ्रीका को बनाने दिया उस डाइसी पिच पर। तो ये बताता है कि ये टीम जो है टेम्परामेंटली बहुत मजबूत है। उनके पास भले ही इनएक्सपीरियंस हो और इतने क्लासी प्लेयर्स ना हो। और ये हम सब खूबसूरती की बात करते हैं केप टाउन की, लेकिन ग्राउंड की, लेकिन जो यहाँ का जिस तरह से बैट्समैन के लिए मौका है, आप ऑन द राइज अच्छा खेल सकते हैं। बैटिंग में विकेट में पेस अगर हो तो बैटिंग भी बेहतर हो सकती है, अगर आप उस पे उस तरह का अप्रोच माइंडसेट लेके जाए, और यही कोशिश होनी चाहिए इंडियन टीम की। सबा भाई, बहुत रेयर ऐसे मैदान है जहाँ पे जस्ट बगल में आपके समंदर भी हो और पहाड़ भी हो। टेबल टॉप माउंटेन भी वहां से दिखता है, और समंदर, जिस तरह से हवाएं वहां पे चलती हैं, आपको लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सही एंड से एक तो बॉलिंग कराई जाए, सही कॉम्बिनेशन खिलाया जाए। बहुत ढेर सारे सवाल भी आ रहे हैं कॉम्बिनेशन को लेके, इस पे आके बातचीत करेंगे। कितना फर्क डालती हैं परिस्थितियां केप टाउन की किसी भी मैच में?
खुला हुआ मैदान है अब राजीव, एक स्टेडियम जरूर है, स्टैंड्स हैं, पर जैसे कि आपने कहा कि क्रॉस ब्रीज देखने को मिलती है। बहुत जरूरी है कि आप जो कप्तान है और जो बॉलर है वो सही एंड पकड़ कर बॉलिंग करे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी छोर से आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारत के लिए मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और ज्यादा कंसिस्टेंसी लाने के लिए थोड़ा और ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी हुई, मैं भी इस बात से वाकिफ, मुझे भी लगता है कि हमारी हमारी जो गेंदबाजी है काफी ज्यादा अच्छी है, हम 20 विकेट ले सकते हैं। पर बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में क्या हमारी इंटेंसिटी डिप होती है कि नहीं, इसका जायजा आप कैसे लगाएंगे? पहले 2 पारियों में जो हुई हमारी, जो हम लोगों ने सेंचुरियन में खेला, वहां पर शानदार गेंदबाजी हुई। जो तीसरी पारी भारत ने गेंदबाजी की, वहां पर पहली पारी में विकेट लिया तो किसने लिया? शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिया। अगर शार्दुल ठाकुर वो 7 विकेट नहीं लेते तो भारत की समस्याएं और बढ़ जाती। इसका मतलब यह है कि आपके 3 प्रीमियर पेस बॉलर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इन तीनों ने हालांकि गेंदबाजी की जरूर, पर वो जो पैनापन होना चाहिए, जो विकेट लेके टेकिंग जो एबिलिटी होनी चाहिए थी, वो उतनी ज्यादा देखने को मिली नहीं। और दूसरी पारी में उसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। 240 एक डिफेंडेबल टारगेट जरूर था, पर वहां पर जब तक कि आपके प्रीमियर बॉलर्स विकेट नहीं लेंगे, आप विश्वास नहीं दिखा सकते अपने 5th बॉलर के ऊपर कि वो आपको आकर विकेट देगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है राजीव, कि क्या हमारे जो पेस बॉलर्स हैं बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेलने में, बैक टू बैक पारियों में लंबा स्पेल डालने के लिए क्या किस वजह से वो पैनापन मिस करते हैं? क्या वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? क्या वो इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलती है? क्या फिटनेस पर कोई क्या कोई इशू है कि नहीं है? तो इन सब बातों पर अगर भारत ध्यान देगा, तब मुझे लगता है कि उस प्रकार से आपको चेंजेस करने होंगे 11 में, ताकि आपके सभी के सभी बॉलर जो हैं वो फ्रेश रहें और टॉप ऑफ द फिटनेस लेवल्स रहें। सर, 2 सवाल एक साथ मैं ले लेता हूँ। हरजैन का सवाल है। पहला सवाल उनका ये है कि प्रैक्टिस सेशन जो कल देखने को आया, जो विजुअल्स आए थे, तस्वीरें आई, उसमें साहा को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी प्रैक्टिस सेशन में। क्या ये एक बड़ा चेंज देख रहे हैं? और दूसरा, हरजैन का उसी से कनेक्ट करते हुए सवाल है कि क्या ईशांत शर्मा सिराज को रिप्लेस करेंगे या उमेश यादव आएंगे? दोनों पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि रिद्धिमान साहा जिस तरह से उनको एक्सटेंडेड प्रैक्टिस दी गई है, शायद ये हो सकता है कि तीसरे मैच में ऋषभ पंत को ना खिलाए, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा लग रहा था 1-1.5 साल से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत ने मैच जिताए थे कि ये परमानेंट फिक्सचर हो गए तीनों फॉर्मेट में। लेकिन अगर ये एक उनको नहीं खिलाते हैं तो ये एक बहुत सख्त मैसेज जा रहा है, ना सिर्फ पंत को लेकिन पूरी टीम को जो खेल रहे हैं, कि आप इस तरह की जिम्मेदारी से अगर आप नहीं खेलेंगे तो एक तरह से पनिशमेंट आपको मिलेगा। बहरहाल देखना होगा ये लेते हैं ये डिसीजन या नहीं। जहां तक उमेश या ईशांत का सवाल है, मुझे लगता है कि इवन 95% फिट है सिराज तो इनफ नहीं है। अगर आप इस मैच में 100, मैं तो कहूंगा 105, 110% फिट ना हो, इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि आप पूरे 5 दिन खेल सकते हैं, तो फिर आपको अवेलेबिलिटी अपनी खुद की बता देनी चाहिए, या टीम के जो फिजियो है या सपोर्ट स्टाफ है उनको कहना चाहिए कि इस मैच में उनको ना खिलाएं। ईशांत और उमेश दोनों के पास बहुत एक्सपीरियंस है, और ऐसी पिच पर मुझे लगता है कि उमेश शायद ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं। टीम थोड़ी सी बैटिंग एबिलिटी भी है और थोड़ी सी फील्डिंग में भी उमेश यादव थोड़ा सा आगे है, और स्विंग गेंदबाजी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर चॉइस रहा उमेश और ईशांत के बीच, तो मुझे लगता है उमेश शायद प्रिफर किए जाएंगे। सब भाई, अयाज सर ने तो दोनों जो सवालों के जवाब दे दिए। अब आप इत्तेफाक रखते हैं जो कुछ अयाज सर देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो अभी भी लगता है कि ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए, और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अलग अलग तरीके होते हैं एक प्लेयर को समझाने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए, और ये अभी भी मुझे लगता है कि एक लर्निंग फेज है ऋषभ पंत का। सारे के सारे अगर हम 11 देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 या 3 मैच विनर्स मुझे नजर आ रहे हैं इस टीम में, और वो उनमें से सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है ऋषभ पंत का। मैं मानता हूं कि अभी भी वो यंग है, उन्होंने गलती की है, पर ये बात नहीं है राजीव, किसके पहले इस तरह की गलतियां नहीं की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं केवल भारत से पर अन्य देशों में भी इस प्रकार की गलतियां हुई हैं, और आने वाले समय में भी होंगी, क्योंकि यही खेल है। ये खेल इस तरह से पैन आउट करता है। यहाँ पर कई सारे खिलाड़ी हैं जो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, कई ऐसे हैं बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस तरह की गलतियां कर चुके हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको अलग प्रकार से ट्रीट करने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह हो गई कि अब उमेश और ईशांत शर्मा में वो निर्भर करता है याज और राजीव के नेट सेशन में कौन ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है।
अगर विराट और राहुल को लगता है कि ईशांत शर्मा के पास, चूंकि उनके पास अनुभव है और वो नेक्स्ट सेशन में अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा को मौका मिलेगा उमेश यादव के पहले, क्योंकि ईशांत के पास अनुभव है। दक्षिण अफ्रीका में वो गेंदबाजी कर चुके हैं, विकेट ले चुके हैं, और हो सकता है कि इस समय उस प्रकार के अनुभव की जरूरत हो भारतीय टीम को। सर वसंत नारायण जी का भी दो सवाल है, एक दूसरे को क्लब करता हुआ सवाल है कि उनका सवाल यह है कि द्रविड़ हमेशा कहते हैं कि सीनियर्स को ज्यादा मौके मिलने चाहिए, बट अगर सीनियर अजिंक्य रहाणे और पुजारा जैसे हो जो इनकंसिस्टेंट है, तो आपको नहीं लगता कि हनुमा विहारी को खिलाना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बहुत अच्छा कर चुके हैं? और उसी के आगे उनका दूसरा कनेक्ट करते हुए बात उन्होंने लिखी है कि जब विहारी बैटिंग करते हैं इन दिनों, तो एक कंफर्ट दिखता है उनकी बैटिंग में जो बाकी के बल्लेबाजों में नहीं दिख रहा है। क्या आप हनुमा विहारी को यहाँ पे खेलते देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किस ग्राउंड पे आप हनुमा विहारी को बाहर रख सकते हैं, और इसी वजह से बड़ी दुविधा है राहुल द्रविड़ के लिए और विराट कोहली की जो टीम मैनेजमेंट है इस टूर पर, क्योंकि आप सबसे सॉलिड बैट्समैन वही नजर आए। हाफ सेंचुरी बनाए पुजारा ने और रहाणे, और बहुत अच्छी सेंचुरी, अट्रैक्टिव सेंचुरी, हाफ सेंचुरी थी, लेकिन जो सॉलिडिटी है, जिस कंट्रोल से हनुमा विहारी ने खेला है, वो किसी भी बल्लेबाज में सेकंड टेस्ट में नजर नहीं आई। तो एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि विराट कोहली अगर वापस आते हैं तो आप बाहर किसको रखेंगे? क्या पुजारा बाहर बैठेंगे या रहाणे या विहारी? तो मुझे लगता है कि मैं, जहां तक मेरी सोच है और टीम मैनेजमेंट की सोच जो है, वो ऑन द स्पॉट है। बिल्कुल जाहिर है कि वो गेम को भी ज्यादा समझते हैं और अपनी डिमांड को भी ज्यादा समझते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिहारी को अपनी जगह रखनी चाहिए, और फिर चॉइस हो जाता है टॉस अप बिटवीन पुजारा एंड रहाणे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि किसको बाहर रखे, लेकिन अनलेस आप 4 बॉलर से खेलते हैं और बैटिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर सब अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस माइंडसेट से उतरे हैं इस लास्ट टेस्ट में कि आप 4 गेंदबाजों से मैच जीतेंगे, क्योंकि अगर इस पिच पर इतनी मदद नहीं मिली जैसा सब सोचते हैं, और एक फिफ्थ बॉलर की जरूरत पड़ी, तो आप किसको खिलाएंगे, किससे गेंदबाजी कराएंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जरूर, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से विहारी को तो खेलना चाहिए। सवा भाई, आप कैसे देखते हैं हनुमा विहारी के बारे में जो लिखा है उन्होंने कि बहुत कंफर्ट नजर आता है उनकी बैटिंग में, और मेरे लिए उनका खिलाना इसलिए जरूरी कि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, यानी कि आप पांचवा गेंदबाज अगर आपको चाहिए तो आप हनुमा विहारी को यूज कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कितनी शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। हाँ राजीव, मुझे भी ये लगता है कि हनुमा विहारी अपनी कोई गलती की नहीं है, उनको आप किस पैमाने पर बाहर बैठाएंगे, पर ऐसा होने वाला है नहीं। मुझे लगता है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे को मौका मिलेगा। ये चूंकि अंतिम टेस्ट मैच है, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली यही सोच रहे होंगे कि ये लास्ट टेस्ट मैच है। यहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी अच्छा करता है या दोनों खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो उनके लिए ठीक रहेगा। और आने वाले समय में अभी भी, पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये अब समय आ गया है कि हमें अपने जो युवा पीढ़ी के जो बल्लेबाज जो है उनको सामने लाने के लिए, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कौन से नए प्लेयर्स जो है कितना ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं राजीव। क्योंकि जितना अनुभव है चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के पास, ये बीच बीच में तो इस तरह के रन बनाएंगे ही वो, क्योंकि उनके पास अनुभव इतना ज्यादा है। पर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि पिछले 2 सालों में ये तीनों खिलाड़ियों ने रन हमें शतक बनाकर दिया नहीं है। जो स्थिरता होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए मध्य क्रम में, वो देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से वो जो इनकंसिस्टेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इसी कारण से देखने को मिल रहा है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, और हम इसको नए प्लेयर्स को लाकर ही एड्रेस कर सकते हैं। और उनमें से जब भी आपने नए खिलाड़ी को मौका दिया है, उन्होंने रन बनाया, चाहे वो हनुमा विहारी हो या फिर श्रेयस अय्यर हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कठोर निर्णय है, पर हर खिलाड़ी के करियर में इस तरह के डिसीजंस आते हैं, और हर कप्तान के लिए, हर कोच के लिए इस तरह के डिसीजंस लेने जरूरी हो जाते हैं। सर, जो खबरें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि हो सकता है दोनों को ड्रॉप कर दे टीम मैनेजमेंट, पुजारा और रहाणे को, और आप श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की एंट्री हो जाए? क्या ये बड़ा फैसला ले सकती है भारतीय टीम मैनेजमेंट? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैसला होगा अगर आप दोनों को ड्रॉप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ता है एक्सपीरियंस से भी, और दोनों के पास तकरीबन 100 मैचेस खेले, पुजारा ने 82-83 मैचेस खेले, रहाणे ने, तो इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। हनुमा विहारी का एडवांटेज ये है कि एक मैच में बताया कि वो फॉर्म में है। पिछले 3-4 हफ्ते वो इंडिया ए टीम के साथ गए थे, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे वहां खेले हुए हैं। कुछ हद तक शायद कुछ प्लेयर्स के साथ भी इनकी सामना हुआ होगा मैचेस में, इंडिया ए के लिए जब खेल रहे थे। तो और
अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देख लें तो उनका टेम्परामेंट जो है बहुत सही है, उनका सॉलिडिटी बहुत है, बहुत यानी डू और डाई की तरह से खेलते हैं वो हमेशा। हनुमा विहारी एक प्राइस लगा के रखे अपनी विकेट पर, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ड्रॉप करना चाहिए। पर दो में से एक, पुजारा और अजिंक्य रहाणे को, एक को तो शायद फिर जगह बनानी पड़ेगी। अब इसमें से दो में से कौन सा एक जाता है ये पता नहीं है, ये राहुल द्रविड़ विराट कोहली के ऊपर है। पर अगर दोनों खेलते हैं तो फिर ये है कि बहुत हार्ड डिसीजन होगा और हार्श डिसीजन होगा हनुमा विहारी के खिलाफ अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं तो। बिल्कुल, और इससे पहले कई हार्श फैसले झेल चुके हैं हनुमा विहारी। आपको याद होगा जब घरेलू सीरीज थी तो उनको ड्रॉप किया गया था, बाद में जल्दी जल्दी से आनन फानन में उनको दक्षिण अफ्रीका भेजा गया ये कह के कि वो तैयारी करेंगे। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, उनके सवाल लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Duggirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcasts from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज और सबा के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, ऋषभ पंत के लिए बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। अब एक सवाल कसाट साहब का है, उनका कहना है कि ब्रांड ऑफ फियरलेस क्रिकेट के अगुवाई करते हैं ऋषभ पंत, ऐसे में उनके शॉर्ट सिलेक्शन को इतना ज्यादा शॉर्ट सिलेक्शन को लेके इतना ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि पीछे पड़ने की बात नहीं है। मेरे ख्याल में जरूरी ये है कि उनको गाइड करने की बात है, उनको उनके करियर को मॉनिटर करने की बात है। को क्या हम और बहुत कुछ चाहते हैं ऋषभ पंत से, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें भी, क्योंकि ये इतने ज्यादा इनवैल्यूएबल प्लेयर हैं भारतीय टीम के लिए। तो उनको ठीक तरह से गाइड करना ये काम है टीम मैनेजमेंट का, बैटिंग कोच का, राहुल द्रविड़ का, कप्तान का, कि आप उनको किस तरह से गाइड करें ताकि वो और ज्यादा वैल्यू ऐड करें टीम के लिए। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जो शॉट मेकिंग एबिलिटीज है उसको आप कम कर दें या फिर उसको आप रोक दें। आप बड़े खिलाड़ी तभी बनते हैं और जब आपका शॉट सिलेक्शन इंप्रूव होता है, क्योंकि कई बार आपको टेस्टिंग कंडीशन में बैटिंग करनी होगी, कई बार आपको टाइम खेलना होगा, कई बार आपको बॉलर्स के स्पेल खेलने होंगे और आपका सामना महान बॉलर्स के सामने होने वाला उसके साथ साथ ये भी है कि अब आजकल के जमाने में सभी जो आपकी गलतियां हैं उनको देखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसी दिशा में गेंदबाजी भी होती है। तो इन सब चीजों से ऊपर निकलकर रन्स बनाना, मैच जिताना, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखें। जब सही मौका हो, जब सही बॉल को आप चूज करेंगे तब आपको आसानी होगी रन बनाने में। और राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत का डिफेंस बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि अपने डिफेंस को क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या फैक्टर है कि वो अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करते हैं तभी आप गलत बॉलों को चूज करते हैं मारने के लिए, जो कि ऋषभ पंत ने किया है इसके पहले वाले टेस्ट मैच में। तो वहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप किस प्रकार से इस खिलाड़ी को ये समझाएं कि आपका जो डिफेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके अंदर सॉलिड डिफेंस है, वो एबिलिटी है कि आप लंबे समय तक
विकेट पर खड़े होकर डिफेंस कर भी आप समय गुजार सकते हैं, और फिर आपका समय आएगा नेक्स्ट फेज में, तब आप शानदार शॉट्स लगाकर टीम को अच्छी स्थिति पर पहुंचा सकते हैं। बहुत एग्रेशन भी नजर आया था आया सर दूसरे टेस्ट मैच के दौरान, खास तौर से रबाडा ने जिस तरह का स्पेल डाला था। अर्पण ने बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि डीन एल्गर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ ऐसा हुआ था बिहाइंड द सीन्स रबाडा के साथ जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, यानी कि किसी भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें उकसाया और उसके बाद उन्होंने बहुत ही फायरी स्पेल डाला। अब दिक्कत क्या है कि जो कप्तान वापस आ रहे हैं खुद ही अपने आप में फायर ब्रांड है। अब ये क्या एक अलग तरीके का कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा या सर लग रहा है आपको केप टाउन में? बड़ा रोमांचक कॉन्टेस्ट हो सकता है राजीव, अगर ये इस तरह का जो टेम्पो चल रहा है या जिस तरह के अगर ये सब चीजें चल रही, तो देखिए इसमें कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज हो रही है, या ये जो क्रिकेट खेला जा रहा है ये बहुत ही इतना स्पाइटफुल है कि नहीं होना चाहिए, या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को अफेक्ट करता है। हर बॉलर चाहता है कि वो विकेट ले और हर बैट्समैन चाहता है कि वो रन बनाए, और ये नहीं है आप मैदान में उतरते हैं कि एक दूसरे को हलवे खिला रहे हैं और रसगुल्ले खिला रहे हैं, इस तरह से आप मैच खेलेंगे, ये तो होगा नहीं। और कहीं ना कहीं आज ये लेकिन ये सिचुएशन जो मैच की है 1-1 है। साउथ अफ्रीका चाहेगी भले ही हल्की टीम हो कि वो सीरीज हारे नहीं, और अगर जीत जाती तो बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए इस दौर पर, इस सिचुएशन में जो उनकी क्रिकेट चल रही है जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स है। और इंडिया के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स है, खास करके इंडिविजुअल प्लेयर्स। हमने पुजारा की और रहाणे की बात की है, पंत की बात की है, विराट कोहली के लिए भी प्रॉब्लम है। उनके लिए रन्स की जरूरत है, उनको जीत की जरूरत है। सीरीज अगर जीतती है इंडिया तो फिर मेरे ख्याल से 2 प्लेसेस ऊपर चली जाएगी और पॉइंट्स टेबल में। तो बहुत जरूरी है इंडियन टीम को ये मैच जीतना, और वो टीम मैच जीतने के लिए अग्रेशन आक्रामक अंदाज तो चाहिए ही। कुछ ना सिर्फ रबाडा का हमने देखा, लेकिन बुमराह की भी तू मैं हो गई हैंसन के साथ। तो ये थोड़ा अग्रेशन अगर देखें, और दर्शकों के लिए भी ये थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। अगर आप बिल्कुल जैसा टेबल मैनर्स, एटिकेट, कब छुरी उठाना है, कब चम्मच उठाना है, कब कांटा यूज करना है, इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो वो मजा नहीं आता है। वो फ्लेवर जो चाहिए टेस्ट क्रिकेट में बियॉन्ड द पॉइंट आप उसको नहीं खींच सकते, ये सब प्लेयर्स आजकल जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच बड़ा टेंस होगा और बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। अगर मेंटली जो टीम जो है उससे कोप नहीं कर पाती है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है जिनका संतुलन, वो टीम इस सिचुएशन में मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती। तो बहुत जरूरी है, हम सब बात करते हैं कि क्रिकेट में हुनर का जो है कॉन्टेस्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि माइंडसेट का जो है वो कॉन्टेस्ट होता है। कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स अपना संतुलन संभाल सकते हैं, अपना बैलेंस, मेंटल अप्रोच जो है तगड़ा रखते हैं और फाइट करते हैं एंड तक। जैसा हमने डीन एल्गर को देखा और एक स्पेल में रबाडा को देखा जिन्होंने मैच फिरा दिया एक स्पेल में। तो ऐसी चीजें जो देखने को जब मिलती है तो बड़ा लुत्फ आता है टेस्ट मैच क्रिकेट देखने का। सवा भाई, रबाडा वर्सेस पंत जो हमने देखा था पिछले टेस्ट मैच में, क्या वो कहीं इस वजह से तो नहीं है कि एक टीम से साथ खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं और एक दूसरे को प्रूव करना है ये सुपर प्लेयर कौन है, इस चक्कर में उन्होंने स्टेप आउट किया और जो बातें हुई एक दूसरे से एक्सचेंज हुए वर्ड्स, उसकी वजह से आपको लग रहा है ये चीज हुई है कि एक साथ टीम में खेलते हैं और डोमिनेट करने के चक्कर में पंत ने स्टेप आउट किया था? दोनों ही अटैकिंग प्लेयर है, दोनों ही एग्रेसिव प्लेयर है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये कारण है राजीव। यहाँ पर ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है। मुझे लगता नहीं कि भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इस प्रकार से कमबैक करेगा, विशेष करके जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में भारत ने शिकस्त दी थी दक्षिण अफ्रीका को। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म का परिवर्तन आया है दक्षिण अफ्रीका की टीम में। किसी को भी नहीं उम्मीद थी कि इतनी कमजोर जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है, डिकॉक बाहर हो गए हैं, ऐसे भी उनकी बल्लेबाजी संघर्ष कर रही थी, उनकी जो गेंदबाजी थी वो उसमें वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था। पर ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कमबैक रहा है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक नए जोश के साथ, एक नई तैयारी के साथ भारत को मैदान में उतरना होगा। और अब भारत को ये पता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है हालांकि यंग है, उसमें इनएक्सपीरियंस है, पर उसमें कई सारे जुझारू प्लेयर्स हैं। जिस तरह से डीन एल्गर के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, डुसेन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बहुमा ने जिस तरह से बैटिंग की है, और उनकी जो गेंदबाजी है एक प्रकार से वो नए बॉलिंग यूनिट के तरह से उभर कर आ रही है। और उसके लीडर ऑफ द पैक हैं इस समय रबाडा, और रबाडा को भी इसके बारे में पता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका को आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करना है टेस्ट मैचेस में, तो उनको लीड करना होगा अपने यंग बॉलर्स के साथ। बिल्कुल। और 2018 टेस्ट मैच याद करें अगर अयाज सर,
बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था वो, मुझे याद है 286 पे हमने आउट किया अफ्रीका को, फिर हम 130 पे आउट हो गए थे उस टेस्ट मैच में। तो ये मतलब हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है भारत के लिए। 5 यहाँ पे मुकाबले खेले और जिनमें 3 मुकाबले हम हार गए, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए, हम कभी जीते नहीं है केप टाउन में। तो रिकॉर्ड तो सही करना है और ये मौका है जी रिकॉर्ड सही करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये मैच भी हार जाते हैं तो रिकॉर्ड और खराब हो जाएगा और बहुत मेरे ख्याल से पानी फिर जाएगा। जो आशाएं थी इस सीरीज में पूरी टीम की, कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए भी थी, कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी टीम के लिए बहुत उम्मीदें इस पे लगी हुई है कि ये सीरीज इंडिया जीत के आएगी। बल्कि पहले टेस्ट मैच के बाद जिस तरह से इंडिया जीती थी, ऐसे लगा कि व्हाइट वॉश की पॉसिबिलिटी। अब ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम, और मुझे लगता है देखिए साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत काबिल यूनिट है। रबाडा अगर चल जाते हैं, विश्व में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट फिलहाल जो है वो कागिस और रबाडा का है, और कुछ हद तक वो इस वजह से है कि उनके अपने होम ग्राउंड में बहुत सफल रह चुके हैं। और ड्यूआन ओलिवियर जो आए हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर है। एनगीडी इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका गोल्डन नाम चलता है, वो हमेशा विकेट निकालते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये टीम जो तिगड़ी है, और हैंसन जो है नए खिलाड़ी है लेकिन लेफ्ट आर्म जो है वैरायटी अच्छी है, बाहर भी निकालते हैं अक्रॉस स्लांट करके शरीर की। और सभा भाई, क्योंकि 2018 की हम चर्चा कर रहे हैं और वहां से काफी कुछ लेसन हम ले सकते हैं, क्या एक स्विंग गेंदबाज मिस करेगी भारतीय टीम? क्योंकि 2018 अगर हम याद करें तो वैरन फिलेंडर वहां पे मैन ऑफ द मैच थे। पहली पारी में उन्होंने भारत के 6 विकेट निकाले थे और भुवनेश्वर कुमार ने दोनों पारियों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। क्या वहां की कंडीशन के हिसाब से हम एक स्विंग बॉलर मिस करेंगे, आपको लग रहा है? देखिए वो तो बात अलग हो गई राजीव, पर हमारे पास इस टीम में अब स्विंग बॉलर है नहीं। सिर्फ मोहम्मद जी सिराज थे जिनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे, अगर वो फिट नहीं है तो वो खेल नहीं सकते हैं। तो आपको जो आपके पास पेस बॉलर्स हैं इस समय उन्हीं के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। राजीव मुझे अभी भी लगता है कि भारत की टीम ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम एकाग्रता के साथ खेलेंगे, अपना फोकस बनाकर रखेंगे, तो मुझे लगता है ये टेस्ट मैच भारत को जीतना चाहिए और एक प्रकार का रिकॉर्ड कायम करना होगा भारत को, केप टाउन में हम लोगों ने पहले टेस्ट मैच जीता नहीं है। दूसरी बात ये भी है राजीव के, इस दौर में जो टेस्ट मैच का जो साइकिल है, इस दौर में बहुत कम अब भारत जो है ओवरसीज खेल रहा है। तो मुझे अभी भी यकीन है कि भारत क्योंकि बहुत सारे मैचेस, टेस्ट मैचेस जो हैं वो घरेलू कंडीशंस में ही खेलेगा, तो हमारा जो स्टैंडिंग है टेस्ट मैचेस में वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाएगी। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है विराट के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए कि दक्षिण अफ्रीका में जाकर दक्षिण अफ्रीका में श्रृंखला जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इसके पहले भारत ने इंग्लैंड में ऑलमोस्ट इनको परास्त कर दिया है। और जिस तरह की टीम है जो एक टेस्ट मैच इस बार भी होने वाला है, वहां पर भी मुझे लगता है कि भारत जीत लेगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर भारत ने कभी श्रृंखला जीती नहीं है। भले ही आप आगे चलकर फिर से क्वालिफाई कर जाए टेस्ट मैच में नंबर के फाइनल्स के लिए, पर ये एक ऐसा मुकाम है जहां पर चूंकि आपने श्रृंखला जीती नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आपको साबित करना है, बहुत सारी चीजों को आपको प्रूव करना है कि भारत दक्षिण अफ्रीका में भी श्रृंखला जीत सकती है। तो इस पैमाने से अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच का महत्व बहुत ज्यादा है। सवा भाई, अर्पण, हर्ष जैन और भी तमाम व्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगा कल? मुझे तो लगता है मैं चाहूंगा ऋषभ पंत के साथ जाना, और ईशांत शर्मा को मौका मिलेगा मोहम्मद सिराज की जगह पर। और जो देखने को आ रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा को फिर से 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि ये डिसाइडर है। मुझे लगता नहीं कि राहुल द्रविड़, विराट कोहली अनुभव की बलि यहाँ पर चढ़ाएंगे एक यंग प्लेयर के लिए। 2018 टेस्ट मैच याद करें तो पुजारा, रहाणे, विराट तीनों खेले थे केप टाउन में और तीनों ही बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि पिच बहुत फायरी थी और बहुत ही मूवमेंट नजर आ रहा था पिच पर। सवा भाई, इस बार जो खबरें आ रही है कि यहाँ पर थोड़ा टर्निंग ट्रैक भी मिल सकता है, क्या ये खाली दिखावे के लिए है या आपको लग रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या जयंत यादव को भी खेलते देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता नहीं कि वहां तक बात आएगी राजीव। मुझे लगता है कि फिर से अश्विन को मौका मिलेगा। टर्नर मुझे लगता नहीं कि ऐसा देखने को मिलेगा राजीव। ये सिर्फ हो सकता है कि खबरें आ रही हों, क्योंकि केप टाउन में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब मेरे पास स्टैट्स है नहीं, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस विकेट पर स्पिनर्स के क्या स्ट्राइक रेट है। पर जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ भारत फिर से इस टेस्ट मैच में उतरेगा। तो या सर, थोड़ी बात एशियंस की भी कर लेते हैं। कल 102 नॉट आउट बना, एंडरसन रहे 102
मतलब 102 नॉट आउट रहे, मतलब 100 से ज्यादा नॉट आउट रहने वाले एकमात्र बल्लेबाज है, उसमें एक संख्या और उन्होंने इजाफा कर दिया कल। हाँ, मैच बचाया, सबसे बड़ी बात जी। तो ये है कि मैच को ड्रॉ करवाया है। और एक तरह से जैसा न्यूजीलैंड ने किया इंडिया के खिलाफ कानपुर में, कुछ उसी तरह का माहौल बन गया था। और सवाल उठे हैं कि पैट कमिंस ने क्या डिले कर दिया, डिक्लेरेशन थोड़ा लेट कर दिया, पहले करना चाहिए था। ये सब तो इफ्स एंड बट्स है, अगर और मगर की बातें होती रहती है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प मैच डेवलप हो गया लास्ट डे पर, जी। ये कहना होगा। और इंग्लैंड के लिए एक सुकून की बात यह है कि व्हाइट वॉश नहीं होगा। एशेज तो हार ही गए, और आने वाला टेस्ट अगर बारिश की वजह से अफेक्ट हो रहा है जैसा फोरकास्ट है, तो शायद 3-0 से वापस हो जाएंगे। 5-0 नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए। और यार भाई उनको पॉइंट्स मिलेंगे ना, ड्रॉन मैच के भी पॉइंट्स मिले। तो अब कंप्लीट व्हाइट वॉश अगर ना हो तो तब भी आप कुछ ना कुछ वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्थिति रहेगी। सवा भाई, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूँ, कभी एंडरसन का ये रिकॉर्ड टूटेगा? नॉट आउट रहने का 102 बार। पहले तो आपको इतने सारे टेस्ट मैचेस खेलने होंगे राजीव, उसके बाद आपको नंबर 11 पर बैटिंग करनी होगी। और आजकल के जो नए अद्भुत और अनोखा रिकॉर्ड। आजकल के जो नए पीढ़ी के जो बैटर्स आ रहे हैं, जो बॉलर्स आ रहे हैं, जो नंबर 11 पर भी बैटिंग करते हैं, उनका भी दिल करता है कि वो भी लंबे लंबे शॉट्स लगाएं। तो अगर उस तरह की आपकी मानसिकता है तो वहां पर नॉट आउट रहना बड़ा मुश्किल होता है। पर जिमी एंडरसन एक अलग किस्म के खिलाड़ी है, उनका प्रयास हमेशा रहता है कि वो बॉल को ब्लॉक करें या डिफेंड करें। पर कल बहुत ही शानदार उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन ने जो अंतिम के 2 ओवर खेले, मजा आ गया ये टेस्ट मैच देखकर राजीव। और इसीलिए तो कहा जाता है कि एक मैच अगर आप टेस्ट मैच बचा भी लेते हैं तो उसमें भी एक अलग किस्म की ग्लोरी है। सर, खासतौर से स्टीव स्मिथ बड़े खुश थे, 6 साल के बाद उनको विकेट मिला था, जब उनका एज एक गया स्लिप में लीच का। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से ये टेस्ट मैच घटा है, इंग्लैंड को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है यहाँ से? क्योंकि ड्रॉ कराया तो क्या आखिरी टेस्ट मैच थोड़ी उम्मीद होगी सभा भाई कि इंग्लैंड थोड़ा और बेहतर करे आखिरी टेस्ट मैच में? हाँ, उम्मीद यही होगी राजीव कि बेहतर कर सकता है या फिर मैच को ड्रॉ कर ले। मैच जीतने की उम्मीद मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर इंग्लैंड के पास है, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा अंतर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्वालिटी में। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब धीरे धीरे इमर्ज कर रही है एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के लिए। उनके लिए 1 या 2 जो जगह थी जहां पर चिंताएं थी, वो थी नंबर 6 पर कौन आएगा बैटिंग करने के लिए। उनको एक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर मिल गया है, कैमरन ग्रीन बॉलिंग कर रहे हैं, इस मैच में उन्होंने शतक भी लगा दिया है। तो उनकी जो 1-2 जो एरियाज थे उनको भी उन्होंने फिल कर लिया है। इंग्लैंड के लिए परेशानियां जो है बढ़ती जा रही हैं, उनकी बल्लेबाजी अभी भी कमजोर नजर आ रही है। गेंदबाजी में मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि अंतिम दौर हो स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन का, तो उनको नए बॉलर्स ढूंढने होंगे। तो बहुत ज्यादा काम करना है यहाँ पर इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए और अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। अया सर, चलते चलते उस्मान ख्वाजा दोनों पारियों में शतक, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो कह रहे अभी मुझे पता नहीं कि अगला टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं। देखिए, ये एक सवाल तो बहुत खड़ा हुआ है कि किस तरह से आप उनको बाहर कर सकते हैं। हम इतनी बात की हनुमा विहारी के बड़े सॉलिड बैट्समैन है वगैरह वगैरह, उन्होंने 40 रन बनाए थे। यहाँ पर ये दोनों इनिंग में इन्होंने शतक लगाया है। अब आप ट्रेविस हेड वापस भी आते तो आप उस्मान ख्वाजा को किस तरह से बाहर रखते हैं? और सवाल दूसरा जो है वो बड़ा सवाल है कि आप 3 साल तक कैसा उनको बाहर रखे थे, क्योंकि हर सीजन शेफील्ड शील्ड में वो अमंग्स द हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, उसके बावजूद उनको टीम में जगह नहीं बन रही थी। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट के लिए और सिलेक्टर्स के लिए कि उस्मान ख्वाजा जैसे और स्टाइलिश बैट्समैन है, देखने में भी बहुत मजा आता है उनको, और इतने रन बना रहे तो जगह उनकी कैसे नहीं बनती टीम में? मेरे ख्याल से तो बनेगी ही बनेगी। और ये राजीव, ये बल्ले से उस्मान ख्वाजा ने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया है इयन चैपल को, जिन्होंने श्रृंखला शुरू होने के पहले ये कहा था कि उस्मान ख्वाजा को जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो वही है, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा जवाब यही है कि आप बैट से या बॉल से क्रिटिक्स को साइलेंट करें, जो कि इस बार उस्मान ख्वाजा ने किया है। और भारतीय बल्लेबाज अगर उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी देख रहे हो तो शायद वहां से काफी कुछ लेसन ले सकते हैं कि सडनली आप मैदान पर उतरे और किस तरह से आप स्टार बन सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी की और शायद बड़ा लेसन दिया है उन्होंने उन बल्लेबाजों के लिए जो आउट ऑफ फॉर्म है और मैच के अंदर जाके फॉर ग्रांटेड अपनी विकेट को लेते हैं और विकेट थ्रो करके आते हैं। वो भी एक बड़ा लेसन था। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, अया सर आपका। जुड़िए खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajiMish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Episode 100! We've hit the 100th episode on Storytellers and Storytellers with Vineet Kanabar. Join us to take a look back at some of the best episodes so far. On Siders Says, Anushka Iyer, founder of Wiggles, tells Siders all about her pet care company. They chat about their mutual love for pets and how to best care from them. On The Habit Coach, Ashton learns 3 habits to better your handwriting from graphologist Imran Beg. On Fin Talks at Bob World, Akhil Handa talks to Gurjot Pal Singh. He's the CEO of Tide In. They discuss its digital banking services. In a new series called Ek Sawal Kai Jawab, the Pulyabazi hosts analyze why the number of government companies is increasing rapidly. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station. And hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.